नमस्कार, ट्यूटोरियल्स ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो कि 4 पार्टों में आएगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक को देखेंगे जो एक परिचय के तौर पे होगा, और फिर सेकेंड पार्ट आएगी। सेकेंड पार्ट में हम लोग दूरी सूत्र को कवर करेंगे, दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन यहाँ से एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट आएगी जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार फोर्थ पार्ट में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और पार्ट हो सके तो आ जाएगी, पार्ट 5। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी को हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जो एक बेसिक है। चलिए बेसिक देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या यूज है। तो निर्देशांक ज्यामिति बोले या नियामक ज्यामिति बोले, दोनों एक ही चीज़ है, और इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक, तो परिभाषा देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। परिभाषा क्या कहता है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को नियामक पद्धति का प्रयोग करते हुए बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। यानी कि जो भी ज्यामितीय समस्या होगा उस समस्या को हम लोग नियामक पद्धति का प्रयोग करते हुए, नियामक पद्धति कहने का अर्थ ये हुआ कि नियामक ज्यामिति का यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। सपोज दैट आपको 4 पॉइंट दे दे ए का निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या होता है हम लोग ये आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। फिलहाल देखिएगा 2,3, बी मान लेते 1,2, सी का वैल्यू -1,3 दे दिया। सपोज दैट ये 3 पॉइंट दे दिया गया। इन 3 पॉइंट की सहायता से पूछ सकता है कि इससे जो त्रिभुज बनेगा, बताइए कि इस त्रिभुज का, पहले तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। 3 बिंदु की सहायता से आपको बताना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या इससे जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। किस प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, या विषमबाहु होगा, या इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। एक तो ये अर्थ हो गया। अगर 4 पॉइंट दे दें, मान लेते हैं एक और दे दिया पॉइंट। अब इस 4 पॉइंट की सहायता से आपसे पूछेगा इससे जो चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज किस प्रकार का बनेगा। इस किस प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्ग होगा, कि आयत होगा, या समलंब चतुर्भुज होगा, या चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इस चतुर्भुज बनेगा और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ओवरऑल देखें तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको कुछ पॉइंट दे दें और उस पॉइंट की सहायता से बोले कि ये त्रिभुज है, कि चतुर्भुज है, या संरेखीय है, या कोलिनियर है। इस टाइप से जो भी समस्या आए, निर्देश पॉइंट दिया हो तब इस टाइप का जो भी सवाल पूछे तो उसको हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो एक परिभाषा हो गया, शायद आप लोग समझ गए। चलिए अब समझते हैं कि नियामक ज्यामिति में हम लोग नियामक ज्यामिति की परिभाषा को तो देख लिए। अब ये देखते हैं कि नियामक किसे कहते हैं या निर्देशांक, दोनों एक ही चीज़ है। नियामक या निर्देशांक किसे कहते हैं। तो नियामक या निर्देशांक का परिभाषा है कि दो संख्या के युग्म को निर्देशांक कहते हैं, जिसमें से प्रथम संख्या जो होगा, प्रथम संख्या को हम लोग x निर्देशांक और दूसरी संख्या को हम लोग y निर्देशांक कहते हैं। सिंपल है, समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्या के युग्म का अर्थ समझ लिएगा, होता है जोड़ा। जैसे हम लोग चप्पल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, शो वगैरह, ये हम लोग जोड़े में खरीदते हैं, यानी जोड़ा का अर्थ 2। ठीक, तो दो संख्या के युग्म को हम लोग निर्देशांक कहते हैं, जिसमें से प्रथम संख्या को हम लोग x निर्देशांक, दूसरी संख्या को y निर्देशांक कहते हैं। एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे 2,3 हो गया, -4/5, 6/7। तो हमने अभी देखा है कि दो संख्या के युग्म को निर्देशांक कहते हैं, जिसमें से पहला जो संख्या होगा, यानी ये आपका ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट के अंदर ही निर्देशांक को लिखा जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहला संख्या होगा वो x का वैल्यू होगा, और दूसरा जो संख्या होगा ये y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 2/3 -4/5 और 6/7।
तो यहाँ ये आपका x का वैल्यू हुआ और ये y का वैल्यू हुआ। यानी कहने का अर्थ ये कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो दो संख्या की जो उनको निर्देशांक, जिसमें से पहला संख्या हमेशा ये फिक्स रहेगा, जिसमें से प्रथम संख्या को x निर्देशांक, दूसरी संख्या को y निर्देशांक कहते हैं। या हम लोग यहाँ x नियामक भी लिख सकते हैं या y नियामक भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक, नियामक लिखे या निर्देशांक लिखे, दोनों सेंस एक ही होता है। तो प्रथम संख्या को x, एक समझ लीजिएगा अच्छे से, आगे भी काम देगा। दो संख्या को उनको निर्देशांक कहते हैं, जिसमें प्रथम संख्या को x निर्देशांक और दूसरी संख्या को y निर्देशांक। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया 3। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखें तो x का वैल्यू -4/5 और y का वैल्यू देखें तो 6/7। एग्जाम्पल के तौर पे ये सब नोट कर लीजिएगा आप। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम लिखे sin थीटा कॉमा cos थीटा। एक एग्जाम्पल ये ले रहे, देखिए एक चीज़ यहाँ पे माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि अंदर कुछ भी हो सकता है। इस इंटरवल के अंदर, ये आप ब्रैकेट बोले, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते देखना है कि x के जगह पे क्या है, वो x का वैल्यू, और y के जगह पे क्या है, ये आपका y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखें तो x के जगह पे मेरा sin थीटा हो गया और y के जगह पे मेरा cos थीटा हो गया। तो शायद ये समझ गए होइएगा निर्देशांक। सिंपल इतना माइंड में क्लियर रखिएगा कि प्रथम संख्या होगा वो x का वैल्यू होगा, और जो दूसरे जगह पे होगा सेकेंड स्थान पे, ये आपका y का वैल्यू होगा। चलिए, इस समझ लीजिएगा, नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, फिर समझ आ जाएगा। अब आगे समझते हैं किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई बिंदु को हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो किस आधार पे दर्शाएंगे। जैसे सपोज ये बिंदु है 2,3, 2,3, इस बिंदु को हमको ग्राफ पे दर्शाना है। या इसके अलावा भी कोई बिंदु हो तो उसे किस आधार पे दर्शाते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। चलिए अब समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक। ठीक, इससे पहले हम कुछ लिखे हुए, पहले समझिए एक चीज और समझिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। इतना शायद आपको पता होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। यानी कि जो क्षैतिज हो उसे बोलते हैं हम लोग x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर हो, जो खड़ा हो, उसे बोलते हैं y अक्ष। एक चीज ये तो क्लियर हो गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको समझ लेते हैं अब। तो पहले तो हम कह रहा है कि कहने का अर्थ ये हुआ इसका कि हम किसी भी बिंदु को ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। किसी भी बिंदु को ग्राफ पे हम लोग कैसे दर्शाएंगे, डिनोट कैसे करेंगे। सपोज दैट P मेरा कोई पॉइंट है 2,3, इसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है, या कोई अदर पॉइंट भी हो सकता है। दर्शाते कैसे, सो ध्यान देते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया x डैश, जिसको x अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया y डैश, इसे y अक्ष बोलते हैं। तो फिलहाल ये समतल है। ठीक, अब समतल क्या होता है ये पता नहीं है, तो इसके लिए हम बेसिक लेकर आ रहे हैं। बेसिक वीडियो आप देखते रहिएगा लगातार, इससे आपका क्लियर होते जाएगा। तो समतल क्या होता है ये हम बात बेसिक में कवर करेंगे, फिलहाल समझिएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी बिंदु को हम लोग ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। तो मान लिए कि एक समतल है, समतल में x o x डैश तथा y o y डैश एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटता है। ठीक, ये अदर बात है। तो इस समतल में कहीं एक पॉइंट हम मान लेते हैं P। आप P यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, कहीं भी मान सकते हैं, बस अर्थ हम प्रथम चतुर्थांश से मान लेते हैं, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने माना कि एक P बिंदु लिए, इस P बिंदु का देखिए वही बात लिखा हुआ है, माना किसी समतल में एक बिंदु P है, हम मान लिए एक समतल में P बिंदु। इस P बिंदु का जो दूरी है y अक्ष से दूरी a है, तो ये आपका रहा y अक्ष। ठीक, इस y अक्ष से जो इस बिंदु P की दूरी है वो a है, यहाँ पे आपका बिंदु P है, और तथा x अक्ष से जो दूरी है ये आपका b है, तो ये आपका रहा x अक्ष। इस x अक्ष से बिंदु P की जो दूरी है ये आपका b है। सिंपल, किसी समतल में एक बिंदु हम P मान लिए, उस P बिंदु का y अक्ष से दूरी a और x अक्ष से दूरी b। फिर समझिएगा,
किसी समतल में इस बिंदु P का y अक्ष से जो दूरी है आपका, ये इस y अक्ष से दूरी a है, यानी कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, और x अक्ष से दूरी आपका यानी इस रेखा से या इस P बिंदु की जो दूरी है वे b है। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, a जितना होगा उतना, अगर यहाँ पे लंब डालें हम लोग इस टाइप से, तो इस बिंदु पे यहाँ पे कट रहा है, ठीक। तो इस बिंदु को हम a ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो आपका जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस तो ये भी होगा, यानी कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, a ही होगा। यानी x अक्ष का वैल्यू क्या है यहाँ पे a हो गया। यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से बिंदु a तक की दूरी हो गया a। उसी प्रकार यही लॉजिक हम y अक्ष पे अप्लाई करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपका b है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तो b ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं b। अब बिंदु हमको P का निर्देशांक निकालना है। माना किसी, ये सब लिखते रहिएगा आप मेरे साथ। माना किसी समतल में एक बिंदु P है जिसका y अक्ष से दूरी a, तो y अक्ष से दूरी हो गया a तथा x अक्ष से दूरी हो गया b। इतना तो समझ गए होइएगा। अब हमें लिखना है कि इस बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, जब सभी निर्देशांक समझें, यानी x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, इतना माइंड में समझना है। तो अतः P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो P बिंदु का निर्देशांक, अभी निर्देशांक हम लोग जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है कि दो संख्या के युग्म को निर्देशांक कहते हैं। पहला संख्या को x निर्देशांक, दूसरी संख्या को y निर्देशांक कहते हैं। तो देखा यहाँ पे इस बिंदु P का आप देखें निर्देशांक, तो हम लोग पहले वैल्यू लिखते हैं x का, फिर लिखते हैं y का। तो x अक्ष पे कितना है, x अक्ष पे इस बिंदु P कहाँ पे गिर रहा है, लंब कहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, a, या x अक्ष पे ये बिंदु P लंब डाल रहा है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक तरह से लंब डाल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका a, ठीक। इसका कहने का अर्थ हुआ कि x का वैल्यू आपका हो गया a। उसी प्रकार y का वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कर रहा है, y अक्ष पे कितना दूरी तय कर रहा है, तो b, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका b। तो यानी y का वैल्यू देखें तो हो गया b। यानी अब देखें P का निर्देशांक हम लोग देखते हैं। तो P का निर्देशांक पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो x निर्देशांक का वैल्यू हो गया a और y निर्देशांक का वैल्यू हो गया आपका b। तो x का वैल्यू यानी a और y का वैल्यू हो गया आपका b। तो इस बिंदु P का जो निर्देशांक हो गया a, b हो गया। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक हो गया आपका a, b। ये नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार समझिएगा क्या किए हैं, किसी समतल में एक बिंदु P माने हैं, उस P बिंदु का y अक्ष से कुछ दूरी ले लिए अपने से, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है माना कि, और उसी प्रकार x अक्ष से भी दूरी ले लिए। अब इस दूरी को x अक्ष पे y अक्ष पे डिस्टेंस नाप लिए कि कितना कहाँ से कहाँ तक है। तो x अक्ष पे देख रहे हैं कि a, y अक्ष पे देख रहे हैं b। तो पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक, इसी प्रकार P का जो निर्देशांक हुआ a, b हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। चलिए अब हम सपोज एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि बिंदु 2,3, इसको a ले लेते हैं, इसको b कर देते हैं, 4,5 c ले लेते हैं -2,3 और d ले लेते हैं 0,1। इस बिंदु को ग्राफ पे दर्शाना है। आगे लिख लीजिएगा बिंदु इतना 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 और इतना को ग्राफ पे दर्शा है, क्योंकि जब समझ लेंगे तो आगे भी काम देगा हमें। तो ये आपका रहा x अक्ष, सॉरी y अक्ष, और ये रहा आपका x अक्ष, x o x डैश, y o y डैश, ठीक। हम देख ले, पहले ही देख लेते हैं कि इस कहाँ तक वैल्यू, x का वैल्यू अधिकतम क्या है, y का वैल्यू क्या है अधिकतम। तो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है अधिकतम। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 5।
उसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। क्या होता है ना कि वाई एक्स के, शायद आप 9th में पढ़े हुइएगा कि नहीं पढ़े हुए, ये बात की बात है, समझ लेगा यहाँ पे कि वाई एक्स से दाएं की ओर जो नंबर होता है ना, ये धनात्मक होता है, जो भी पूर्णांक हो धनात्मक होता है, और वाई एक्स के जो बाएं की ओर जो पूर्णांक होता है ये ऋणात्मक होता है एक्स अक्ष पे। यानी वाई अक्ष के दाएं की ओर एक्स का जो भी वैल्यू हो वो धनात्मक होता है, उसी प्रकार वाई अक्ष के बाएं ओर जो एक्स का वैल्यू होता है ये ऋणात्मक होता है। सेम यही लॉजिक वाई एक्स पे भी होता है कि एक्स अक्ष के ऊपर जो भी y का वैल्यू होता है ये धनात्मक होता है, और y एक्स अक्ष के नीचे जो y का वैल्यू होता है ये ऋणात्मक में होता है। यानी x का वैल्यू इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, और y का वैल्यू ऊपर की ओर धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ये बात पता होगा, नहीं होगा तो आगे हम जस्ट इस पे नोट पॉइंट में चर्चा कर लेंगे। चलिए, इस बिंदु को अब दर्शाना, तो ए का निर्देशांक है 2,3। इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष पे 2, क्योंकि निर्देशांक जस्ट अभी पर है कि दो संख्या के युग्म को निर्देशांक कहते हैं, जिसमें प्रथम संख्या को हम लोग एक्स निर्देशांक और दूसरी संख्या को वाई निर्देशांक कहते हैं। तो ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स निर्देशांक का वैल्यू, ये आपका वाई निर्देशांक का वैल्यू हुआ। सेम वैसी प्रकार एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। चलिए इसको दर्शाते हैं हम लोग। तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3। तो x का वैल्यू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और y का वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों को आगे की ओर बढ़ाकर एक दूसरे से मिला देंगे इस टाइप से, लगभग यहाँ पे आकर आपका a पॉइंट हो गया। चलिए a को दर्शा दिया। अब a का निर्देशांक है जो आप लिख दीजिए 2,3, ठीक। अब b को दर्शाते हैं। b का निर्देशांक है 4,5, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे आ गया और y का वैल्यू 5 यहाँ पे आ गया। दोनों को हम आगे की ओर बढ़ाकर और उसी प्रकार मिलाते हैं। बिंदु आपका यहाँ पर आकर अप्रोक्स मिल जाएगा। तो यह आपका b हुआ, b का निर्देशांक हो गया 4,5। अब c को दर्शाना है। c का निर्देशांक है -2,3। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू -2 अब इधर की आएंगे, y x के बाएं की ओर आएंगे, क्योंकि y x के बाएं x का वैल्यू ऋणात्मक होता है। तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे -2 हो गया और y का वैल्यू 3। तो y का वैल्यू 3 धनात्मक है तो यहाँ पे होगा। फिर दोनों को आगे मिलाते हैं बढ़ाकर, अप्रोक्स यहाँ पर आकर मिल जाएगा आपका c -2,3। अब d को दर्शाएंगे 0,1, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 0 चाहे y का वैल्यू 0, ये तो मूल बिंदु पे ही आएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक ही होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, यानी x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, क्योंकि x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटते हैं। तो जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो हमें दर्शाना है d का निर्देशांक है 0,1। तो d, तो x का वैल्यू तो 0 यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक, और y का वैल्यू आपका 1 है। तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा। एक तरह से दोनों आई की ओर मिलकर यहीं पे आकर मिलेगा। तो ये आपका d हो गया 0,1। देखिए अब a भी दर्शा लिए, b भी दर्शा दिए, c d सब दर्शा दिए। इसी प्रकार कोई अदर बिंदु भी रहता है तो उसको हम लोग दर्शा लेते हैं। तो ये हो गया ग्राफ पे किस आधार पे किस प्रकार हम लोग बिंदु को दर्शाते हैं, ठीक। अब आगे से चलते हैं। अब नोट कुछ लिखिएगा, नोट पॉइंट में कुछ लिख लीजिएगा। दे, ये आपका y अक्ष हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ, x o x डैश, y o y डैश, ठीक। एक चीज यहीं पे समझ लीजिएगा, ये आपका x अक्ष हुआ,
एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष को हम लोग एक्स निर्देशांक भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग एक्स नियामक भी कहा जा सकता है, या इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। एक्स अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं, एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक या भुज भी बोला जा सकता है। इस पे गौर कीजिएगा, भुज पे सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। आगे समझते हैं किस प्रकार का आता है सवाल। और ये आपका वाई अक्ष हुआ, वाई अक्ष को उसी प्रकार बोलते हैं वाई अक्ष, या जैसे इसको बोलते हैं वाई एक्स निर्देशांक, इसी को उस प्रकार इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक या वाई नियामक भी कहा जा सकता है, क्योंकि निर्देशांक और नियामक दोनों एक ही चीज़ होता है। और इसे बोलते हैं कोटि। जैसे वहाँ भुज बोलते हैं उसी प्रकार वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखिएगा कि एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक या भुज कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डेक्स को हम लोग एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक या भुज कहते हैं। इस पे गौर कीजिएगा, याद रखिएगा कि एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो पहला पॉइंट ये लिखें कि एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक, भुज कहते हैं। दूसरा में लिखिएगा कि वाई अक्ष को सेम उसी प्रकार लिखना है, वाई अक्ष को वाई निर्देशांक या वाई नियामक या हम लोग कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो सवाल तब यहीं से उठ जाता है एक सवाल, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कि एक्स अक्ष को ऑप्शन दे देगा। बिहार बोर्ड में खासकर 4 ऑप्शन रहता है, आपसे पूछ देगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा भुज, कोटि और कुछ ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, सिंपल एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो एक सवाल यहीं से उत्पन्न हो सकता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट कहें कि एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक, एक्स नियामक या भुज बोलते हैं, उसी प्रकार वाई अक्ष को एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक, एक चीज अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, यानी ये एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटता है। ये आपका जो है मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु पे काटता है। चौथा लिखिएगा, अब मूल बिंदु पे काटता है जब दोनों मिल जाता है। जैसे हम कोई निर्देशांक को दर्शाते हैं, यहाँ पे कोई निर्देशांक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, सॉरी वाई का वैल्यू यहाँ पे है। तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जब आगे मिलकर कहीं आपस में मिल जाता है, यहाँ पे हम कोई पॉइंट मिलता है, तो इस पॉइंट का तो निर्देशांक होता ही है ना। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहीं पे मिल जाए तो उसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। ठीक, तो उसी प्रकार एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटता है। तब मूल बिंदु पे काटता है, इसका अर्थ क्या हुआ, मूल बिंदु पे अगर मिलता है यहाँ पे, तो मूल बिंदु पे मिलता है तो मूल बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा। तो 4 नंबर पॉइंट में लिखेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक बोले या नियामक लिखे, कुछ दोनों एक ही चीज होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए यहाँ से देखा जाए तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है
ठीक। अब यहाँ पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। सीधा 0 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि निर्देशांक को हम लोग पेयर में लिखते हैं, जोड़ा में, क्योंकि निर्देशांक का नियामक या निर्देशांक बोले उसका परिभाषा ही करता है कि दो संख्या के युग्म को निर्देशांक करता है। युग्म का अर्थ हुआ जोड़ा, तो ये जोड़ा इस टाइप से लिखाएगा। जो भी संख्या को लिखेंगे एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटते हैं। y अक्ष को हम लोग y निर्देशांक, y नियामक या कोटि कहते हैं। x अक्ष को x निर्देशांक, x नियामक या भुज कहते हैं। सवाल अभी समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल कि इस दोनों पे से क्वेश्चन किस आधार पे आता है, ये हम अभी देखते हैं, ठीक। अब ये समझ गए होइएगा, तो इस पे अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पे आता है यहाँ से, भुज और कोटि से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हम तो दोनों लेकर चल रहे हैं, भुज और कोटि दोनों लिखे हैं, बट आपसे एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा, कुछ निर्देशांक दे देगा, एक निर्देशांक दे देगा कुछ इस टाइप से। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3,-5, एक निर्देशांक लिख दिया सिंपल, और इस निर्देशांक से पूछा जाएगा कि इस निर्देशांक में भुज का वैल्यू क्या है या कोटि का वैल्यू क्या है। चलिए अब हम लोग भुज और कोटि पे एग्जाम्पल देखते हैं। भुज और कोटि का बेसिक बात अभी जस्ट हमने देखा, और भुज और कोटि पे एग्जाम्पल को कुछ देखते हैं। और टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हमने कुछ लिख दिया, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते डील, बट कुछ लिख लिए वीडियो लंबा ना हो। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। भुज और कोटि पे क्वेश्चन, भुज और कोटि का बेसिक बात देखें हम, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, किसी आधार पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, बी -1,4, सी 5,0 और डी sin थीटा cos थीटा में भुज तथा कोटि का मान ज्ञात करें। यानी 4 बिंदु दिया हुआ है, आपके एग्जाम में 4 बिंदु नहीं देगा, एक ही बिंदु देगा, उस बिंदु का भुज और कोटि का में से किसी एक का मान लिखना होगा। यानी जिस आधार पर क्वेश्चन पूछेगा उस आधार पे अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे भुज और कोटि दोनों का मान पूछना है, ठीक, पूछ रहा है, तो दोनों का मान हम लिखेंगे। चलिए बिंदु ए का हम लिखते हैं, बी सी और डी, 3 ठो बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए का निर्देशांक है 2,3, 2,3 कहने का अर्थ हम लोग x को कहते हैं भुज, ठीक, और y को बोलते हैं कोटि। यानी x निर्देशांक का जो मान होता है उसको भुज कहते हैं, y निर्देशांक का मान को कोटि कहते हैं। तो बिंदु ए में 2,3 है, इसका अर्थ हुआ भुज x कोटि y, तो भुज का वैल्यू 2 और कोटि का वैल्यू 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भुज बराबर आपका 2 और कोटि बराबर हो गया 3। बिंदु ए में का निर्देशांक 2,3 था, तो भुज का वैल्यू 2, कोटि का वैल्यू 3। बी में देखें तो बी का निर्देशांक है -1,4, यानी भुज का वैल्यू हो गया -1 और कोटि का वैल्यू हो गया आपका 4। -1,4, तब भुज का पहले x निर्देशांक का वैल्यू को भुज और y निर्देशांक का वैल्यू को कोटि कहते हैं। उसी प्रकार सी लिखा हुआ है 5,0, तो यानी भुज का जो वैल्यू होगा आपका 5 और कोटि का जो वैल्यू होगा ये आपका 0 होगा। और डी में लिखा हुआ है sin थीटा cos थीटा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भुज का वैल्यू आपका हो गया sin थीटा और कोटि का वैल्यू हो गया आपका cos थीटा। एक चीज़ गौर कीजिएगा, अंदर कुछ भी हो, यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते जो पूछ रहा है उस पर हमको वर्क करना होगा। भुज कोटि कर रहा था तो भुज का वैल्यू लिख दिया, कोटि का वैल्यू लिख दिया। अलग अलग बिंदु था, अलग अलग बिंदु में अलग अलग निर्देशांक का वैल्यू था, तो जो पूछ रहा था कि भुज और कोटि लिखे तो भुज और कोटि लिख दिया। शायद ये समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियामक या निर्देशांक के चिन्ह नियम, नियामक या निर्देशांक का चिन्ह नियम, यानी जो भी नियामक है या निर्देशांक दिया हुआ है उसका चिन्ह नियम का अर्थ हुआ, जैसे ये बिंदु दिया हुआ है,
ये पॉइंट दिया हुआ है ए का निर्देशांक है 2,3। इस 2,3 का इसको अगर हम दर्शाते हैं ग्राफ पे, अगर दर्शाते हैं तो चिन्ह नियम कहने का अर्थ हुआ कि पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर डील कर देते हैं। तो नियामक या निर्देशांक का चिन्ह नियम कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्स अक्ष ये आपका हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष, यानी एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। तो नियामक या निर्देशांक का चिन्ह नियम यानी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में बांटती है। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष ये रहा आपका एक्स अक्ष, ये रहा आपका वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है। यानी कहने का अर्थ हुआ सपोज दैट ये समतल है आपका, ठीक, इस समतल को ये आपका एक्स अक्ष, एक्स ये आपका वाई अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। देखिए एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश इस समतल को 4 भागों में बांट दी। कैसे? ये आपका प्रथम भाग देखा जाए इसमें तो ये आपका ये 4 भागों में बांट दी, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। वही बात लिखा हो। चिन्ह नियम का अर्थ क्या हुआ कि इस बिंदु का जो चिन्ह होगा, जैसे यहाँ 2,3 लिखा हुआ है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इस निर्देशांक को किस जो 4 भागों में बांटा गया है इसमें से कहाँ पे इसको दर्शाएंगे, यानी कहने का अर्थ किस चतुर्थ, और इसको आगे हम लोग क्या करते हैं जैसे चरण, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। तो कहने का अर्थ बिंदु ए को हम किस पाद में या किस चतुर्थांश में या किस चरण में दर्शाएंगे, ये हम आगे समझते हैं। फिलहाल इस डिफिनेशन को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो नियामक या निर्देशांक का चिन्ह नियम कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है, जिसे चरण, ध्यान दीजिएगा, जिसे चरण, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। यानी तीनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। एक्स अक्ष ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 4 भागों में बांटती है, जिसे चरण, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। चरण लिखा रहे, चतुर्थांश लिखा रहे, पाद लिखा रहे, तीनों का अर्थ एक ही होता है। सवाल जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु किस पाद में है, या इसे ही बोला जा सकता है निम्नलिखित बिंदु किस चरण में है, किस चतुर्थांश में है। तीनों का अर्थ एक ही होता है। तीनों आपके एग्जाम में से किसी एक को अगर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से कोई एक लिखा रहेगा, बिंदु कुछ दिया रहेगा, बताइए बिंदु इतना किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, किस चरण में है। तो पहले इस पे और थोड़ा देख लेते हैं अंदर जाके। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ। तो क्या होता है प्रथम चतुर्थांश में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों धनात्मक होता है। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों धनात्मक होता है। देखिए कहने का अर्थ, इधर हम जस्ट अभी से पीछे देखे हैं कि वाई अक्ष के दाएं एक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा धनात्मक होता है। वाई अक्ष के दाएं एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो धनात्मक होता है, और वाई अक्ष के बाएं एक्स का जो भी वैल्यू होता है ये ऋणात्मक में होता है। ठीक, वाई अक्ष के दाएं एक्स का वैल्यू धनात्मक और बाएं की ओर ऋणात्मक। उसी प्रकार एक्स अक्ष के ऊपर वाई का जो वैल्यू होता है धनात्मक होता है, और एक्स अक्ष के नीचे वाई का जो वैल्यू होता है ये आपका ऋणात्मक होता है। एक्स अक्ष के ऊपर वाई का वैल्यू धनात्मक और एक्स अक्ष के नीचे वाई का वैल्यू ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रथम चतुर्थांश यानी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है, जिसे चरण, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, 4 भागों में बांट दी। अब इस चारों भागों का कुछ ना कुछ अपना चिन्ह होगा, यानी चिन्ह कहने का अर्थ साइन कुछ ना कुछ होगा, धनात्मक या ऋणात्मक में। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इस पे तो देख ली। तो प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा, साइन होगा, ये दोनों धनात्मक होगा। कहने का अर्थ ये एक्स का, पहले हम लोग निर्देशांक में ही देखे हैं कि पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, फिर वाई का वैल्यू लिखा जाता है। तो उसी आधार पे पहले एक्स का चिन्ह लिखा जाएगा, फिर वाई का चिन्ह लिखा जाएगा, यानी जो भी हो चिन्ह। तो एक्स का इधर देखें, प्रथम चतुर्थांश में देखें तो एक्स का वैल्यू भी धनात्मक और वाई का वैल्यू भी धनात्मक, यानी दोनों धनात्मक होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड पार्ट में देखें, सेकेंड चतुर्थांश में देखें तो एक्स का वैल्यू ऋणात्मक और वाई का वैल्यू धनात्मक। तो ये आपका होगा माइनस कॉमा प्लस।
ठीक, यानी ऋणात्मक और ये धनात्मक। तृतीय में देखिए, तृतीय में तो फिर पहले x का फिर y का, तो x का वैल्यू ऋणात्मक, यहाँ y का वैल्यू भी ऋणात्मक। तो तृतीय में क्या है कि x और y दोनों का वैल्यू जो चिन्ह होगा, वैल्यू का जो चिन्ह होगा दोनों ऋणात्मक ही होगा। चतुर्थ में देखें तो पहले x का फिर y का, x का वैल्यू धनात्मक और y का वैल्यू का चिन्ह ऋणात्मक, यानी प्लस कॉमा माइनस होगा। इतना आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश या चरण या पाद बोले, कुछ भी तीनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, चरण चतुर्थांश या पाद। इस चरण चतुर्थांश पाद में प्रथम चतुर्थांश का जो वैल्यू का जो चिन्ह होगा ये दोनों धनात्मक होगा, प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का जो वैल्यू का जो चिन्ह होगा ये माइनस कॉमा प्लस होगा। तृतीय में माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस होगा। चलिए अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदु किस पाद, चरण या चतुर्थांश में है। यहाँ छोटा एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी सी कुछ लिखा हुआ है, बताना है कि ए बी सी डी ई एफ जो बिंदु है किस चरण में, चतुर्थांश में या पाद पे है। बताएंगे किस, इसी आधार पे बताएंगे। देखेंगे कि जो वैल्यू है उस वैल्यू के आगे जो उसका चिन्ह है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी के आगे माइनस, बी का निर्देशांक है -2,4, तो -2,4 को अगर देखें, भाई और समझ लेते हैं। चलिए ए के आगे 2,3 है, ए लिखा हुआ है 2,3, इसका अर्थ ए के आगे यहाँ पे जो निर्देशांक है 2,3, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो दोनों चिन्ह प्लस, यानी एक्स का वैल्यू भी चिन्ह प्लस और वाई का वैल्यू भी प्लस, तो दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होता है प्रथम में। तो इसे ये सिंपल यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थ चरण पाद, चरण चतुर्थांश में से किसी एक का लिख देते हैं प्रथम पाद। ठीक, अब बी पे देखते हैं, बी का निर्देशांक क्या है -2,4, बी का -2,4, यानी x का जो वैल्यू है उसका चिन्ह है ऋणात्मक, x का जो वैल्यू है उसका चिन्ह है ऋणात्मक और y का जो वैल्यू है उसका चिन्ह है धनात्मक। यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा हो गया प्लस, यानी देखिए तो वैल्यू जो भी है उसका चिन्ह है माइनस कॉमा प्लस। अब माइनस कॉमा प्लस किस में है, तो देखिए माइनस कॉमा प्लस ये द्वितीय में है, तो बी का जो बी जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी द्वितीय पाद या द्वितीय चरण में है। उसी प्रकार अब हम सी देखते हैं, तो सी क्या है -9, ये 9 लिखा हुआ है, -9, -3, तो माइनस माइनस दोनों में क्या है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये देखिए माइनस कॉमा माइनस किसमें, तृतीय में, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय पाद में। नोट करते रहिए एग्जाम्पल। डी क्या लिखा हुआ है sin थीटा कॉमा cos थीटा, डी का निर्देशांक है sin थीटा कॉमा cos थीटा। अब अंदर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस वैल्यू का चिन्ह क्या है, तो डी sin थीटा, sin थीटा के आगे नहीं कुछ है तो प्लस छिपा हुआ है, cos थीटा के आगे भी प्लस छिपा हुआ है, यानी प्लस कॉमा प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस किस में होता है, प्रथम में, तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पाद। अब ई में चलते हैं, ई का निर्देशांक क्या है a कॉमा माइनस बी। अब a कॉमा माइनस बी है तो हम अभी जस्ट बोले हैं कि अंदर कुछ भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, a के आगे नहीं कुछ है तो प्लस, b के आगे क्या है माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस किस में होता है, तो प्लस कॉमा माइनस चतुर्थ में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह है प्लस कॉमा माइनस होता है, तो यहाँ पे सिंपल लिखाएगा चतुर्थ पाद या चरण या चतुर्थांश। उसी प्रकार f का देखें तो f में क्या है, यहाँ भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, यानी माइनस कॉमा माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस आपका तृतीय में होता है, तो ये आपका हो जाएगा तृतीय पाद। शायद ये समझ लीजिएगा, नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से आप देख लीजिए। चलिए अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक, इस टॉपिक में x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक और y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक। कहने का अर्थ यह आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, x ओ x डैश y ओ y डैश। तो x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पे कोई बिंदु हो, x अक्ष पे कोई भी बिंदु हो तो उसका y निर्देशांक का मान 0 होता है, x अक्ष पे और y निर्देशांक का मान 0 होता है। यानी कहने का अर्थ इस अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा, इस अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा।
कैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये लिखने के बाद एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ आपका वाई डैश होगा, ठीक। तो एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक का मान शून्य होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2,0 को दर्शाना है, 3,0 को दर्शाना है, -2,0 को दर्शाना है, ये 3 पॉइंट को हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ इसे लिख लीजिएगा कि बिंदु 2, ए, इसको ए कर दीजिए आप, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। बिंदु ए बी सी को ग्राफ पे दर्शाएं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया 1 2 3, -1 -2 और -3, -1 2 ये 3, ये -1 -2 ये -3, ठीक। हमको बिंदु को दर्शाना है, ये 2,0 है। तो ए का निर्देशांक है 2,0, तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 0। तो एक्स अक्ष पे 2, तो इसका अर्थ हुआ 2 यहाँ पे होगा, देखिए 2 धनात्मक है, एक्स का वैल्यू यानी 2,0, तो एक्स का वैल्यू ये हो गया, ये वाई का वैल्यू हो गया। तो एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे हो गया, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे गया। तो बिंदु जो दर्शेगा ए यहाँ पे दर्शेगा। उसी प्रकार बी है 3,0 यानी एक्स पे 3 और वाई का वैल्यू 0। तो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे होगा, धनात्मक है, और वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, तो बिंदु यहाँ पे दर्शेगा बी। सी है -2,0, तो -2,0, तो एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 0। तो एक्स का वैल्यू -2 यहाँ पे होगा, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे, सी यहाँ पे होगा। कहने का अर्थ सिंपल ये हुआ कि एक्स अक्ष पे कोई निर्देशांक हो तो उसका y का मान हमेशा 0 ही होगा। देखिए सब बिंदु को दर्शाए एक्स अक्ष पे ही दर्शाया गया है, लेकिन सब में y का वैल्यू क्या है, 0 है। x का वैल्यू अपना कुछ भी है, उससे में कोई लेना देना नहीं है। तो पहले आप ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक, और उसके बाद वो एग्जाम्पल अपने उतार लीजिएगा। तो लिखा हुआ है एक्स अक्ष पे y निर्देशांक का मान 0 होता है, अतः वो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा x, 0 होगा। आपसे सवाल डायरेक्ट यहीं से ये भी पूछा जा सकता है कि x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। लिख देगा x, 0 0, x, y, 0 0, y। तो x अक्ष पे किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है x, 0 के रूप में होता है। तो यहाँ वही बात लिखे हैं, अतः x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। x कहने का तात्पर्य यह है कि x का वैल्यू आप कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे, लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। उसी प्रकार y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पे किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है का मान y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। वही बात लिखा यहाँ पे, उल्टा हो गया है इसका कि y अक्ष पे x निर्देशांक का मान 0 होगा, अतः y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। 0, y कहने का अर्थ कि x का वैल्यू अब 0 होगा और y का वैल्यू अपना कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, समझ गए होइएगा कि y अक्ष पे x का वैल्यू 0 और x अक्ष पे y का वैल्यू 0, यानी x अक्ष पे y का वैल्यू 0, y निर्देशांक का मान 0, और y अक्ष पे x निर्देशांक का मान 0 होता है, ठीक। ये आपका डिफिनेशन हो गया। ये x अक्ष का हम एग्जांपल दे दिए हुए थे, और y अक्ष के लिए एग्जांपल कुछ दे देते हैं। जैसे a हो गया y x का वैल्यू तो 0 ही होगा, 0, 2, b हो गया -0, सी आपका हो गया 0, 1। 3 पॉइंट लिए, इस 3 पॉइंट को भी दर्शाना है। तो ये आपका 1 2, ये -1 -2, 1 2 3, ये -1 -2, ठीक ठीक। अब इस बिंदु को दर्शाना है, ए का निर्देशांक है 0, 2, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 0 तो यहाँ ही होगा, y का वैल्यू 2 ये आपका यहाँ हो जाएगा। ये आपका ये हो गया 0, 2। उसी प्रकार b का मान है 0, -1। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू 0 फिर यहाँ पे हो जाएगा, y का वैल्यू -1 है। तो -1 क्या होता है, y x अक्ष के नीचे होता है, ऋणात्मक वाला मान। तो यहाँ पे आपका वैल्यू -1 हो जाएगा। ये आपका b हो गया 0, -1। फिर c है 0, 1, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 तो फिर यहीं पे होगा, y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। ये आपका c हो गया 0, 1। ये बिंदु दर्शा दिए, ये बिंदु दर्शा दिए। तो सिंपल कहने का अर्थ ये हुआ कि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होगा। अगर हम किसी समस्या
सवाल को अभी सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें अगर हम एक्स अक्ष, जैसे आपको आगे आप जब सवाल बनाइएगा दूरी सूत्र जब पढ़ने के बाद बुक में हम लोग चलेंगे, तो उसमें वहाँ सवाल बनाइएगा तो एक सवाल जिससे हम बताते हैं कि एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये दिया रहेगा, कुछ बी दिया रहेगा और इतना इतना से संरेख है, यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए का अपना कुछ निर्देशांक होगा, बी का कुछ अपना निर्देशांक होगा। तो एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से संरेख है। तो क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर, तब एक्स अक्ष पे तो भाई लोग हमें पता है नहीं कि एक्स अक्ष पे किस पे संरेख हो रहा है, ये हम दूरी सूत्र पढ़ने के बाद सोल्व करेंगे इस टाइप के सवाल को, जस्ट ये बताएं। तो जब एक्स अक्ष पे बोले तब इस आधार पे हमको पता नहीं है, तो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का जो निर्देशांक मानेंगे एक्स, 0 के रूप में मानेंगे, क्योंकि जो पढ़े हैं कि अभी एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक, तो अभी देखे हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है, तो इसी आधार पे मान लेंगे x, 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल के अपना सोल्व होगा, ये अलग बात है। उसी आधार पर y अक्ष पे मानेंगे तो y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप में होता है। तो ये आपका बेसिक खत्म हो गया। अब पार्ट 2 में हम लोग दूरी सूत्र को लेके आएंगे। धन्यवाद।